हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो? अच्छे हो? वेरी गुड। तो आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है और नया चैप्टर है प्रीपोजिशन। तो ये जो चैप्टर है ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन जब आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ये ना एक तरीके से है तो कंफ्यूजिंग, लेकिन एकदम पक्का पक्का सा होता है। मतलब जो चीज़ निश्चित है वो है। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे मेरा नाम क्या है, रंजना सोलंकी है, तो ये पक्का है ना। मैं कुछ और तो नहीं हूँ ना, रंजना सोलंकी के अलावा ना रंजना शर्मा हूँ, ना रंजना पवार हूँ, ना मैं कोई हूँ, ना कोई हूँ। तो इसका मतलब एकदम पक्की बात है कि जो है वो है। इसके लिए आप ना तो एक कहावत है ना कि नो अपील, नो वकील और नो दलील, बिल्कुल इसके साथ यही बात है। तो प्री का मतलब होता है बिफोर और पोजीशन मतलब प्लेस। जो भी प्लेस वर्ड है, प्लेस वर्ड से पहले आता है प्रीपोजिशन। ये आप समझ, प्लेस वर्ड मतलब जहां भी आप हो उससे पहले की पहले जो भी आएगा वो क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। प्लेस वर्ड से पहले आने वाला। एक छोटा मोटा अगर हम इसको लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसको ऐसे कर देते हैं, प्लेस वर्ड्स जो भी आएंगे से पहले आने वाला शब्द कह लो। इसको चलो हम कोई एक एग्जाम्पल लिख देते हूँ। जैसे मैं ये लिख देती हूँ कि आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। अब इसमें ये बताइए, जैसे कोई भी सेंटेंस बनता है ना, सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। मतलब सब्जेक्ट को मैं ऐसे लिख रही हूँ, एस प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये मिलके बन जाता है सेंटेंस। ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट जो है क्या हो सकता है, नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। चलो मैं इसको दोनों ही चीजें लिख दूं। पहले तो ये लिख दूं कि ये क्या है, सब्जेक्ट है, और चेयर क्या है, ऑब्जेक्ट है। एक तो ये बात आपको समझ में आ गई। और वर्ब कहाँ है इस पे, एम। एम क्या है, वर्ब है, और सिटिंग भी वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। अच्छा, अब आई है क्या, ये नाउन है या प्रोनाउन है? तो आप सब कुछ पढ़ चुके हो, तो ये क्या है, प्रोनाउन है। और चेयर क्या है, ये नाउन है। तो एक तो दो तीन चीजें मुझे इस एग्जांपल से बतानी है कि ये जो है कभी भी किसको, कौन, प्रीपोजिशन। अच्छा, प्रीपोजिशन कहाँ है भाई, इस पे प्रीपोजिशन तो पे भी तो निशान लगा दिया जाए। प्रीपोजिशन है, ये रही हमारी। प्रीपोजिशन किसको फॉलो कर रहा है, नाउन को, है ना, कर रहा है। ये कभी भी वर्ब को फॉलो नहीं करेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन भी, नाउन या प्रोनाउन को फॉलो करता है। ठीक। प्रीपोजिशन वर्ब को फॉलो नहीं करता है। ये वाली बात समझ में आ गई है। मैं अब इसको मिटाऊंगी, उससे पहले आप लोग ये बात समझ लो कि इसने ओनली किस किस को लिंक किया है, एक प्रोनाउन को और एक नाउन को किया है ना लिंक। तो इसलिए प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन एक माध्यम है लिंक करने का, किसको, नाउन या प्रोनाउन को बाकी सेंटेंस से जोड़ने का। ये बात है प्रोनाउन की परिभाषा की। अब मैं वो लिख देती हूँ और ये आपको समझ में आई गया होगा कि प्रोनाउन कौन सा वर्ड है जो कि लिंक करता है, कहाँ गया,
किसको? नाउन या प्रोनाउन को। अब मुझे ऐसे ऐसे काम चलाना पड़ रहा है, जल्दी ही कोई मैं इसका रास्ता निकालूंगी, बट अभी हो नहीं पा रहा है। हाँ, तो लिखती हूँ मैं प्रीपोजिशन। यहाँ पे मैं क्योंकि डेफिनेशन लिखा रही हूँ ना, इसलिए मैं पूरी ही परिभाषा वर्ड लिख देती हूँ। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट लिंक्स द की जरूरत नहीं है, लिंक्स नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन को टू द अदर वर्ड्स, कुछ भी अब आता रहे, अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस, कि ये नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी बचे हुए हिस्से के साथ में लिंक करता है। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और देखना कि ये कहीं पे भी वर्ब को फॉलो नहीं करेगा। जैसे आई लिव इन हाउस, अभी मैं इकट्ठे कुछ कुछ लिख लेती हूँ, है चलो आई का नहीं करती हूँ और कर लेती हूँ। एप्पल्स, एप्पल्स आर ऑन द प्लेट। द कैट jumps off the table। और भी लिख देती हूँ, जितनी भी जगह बच रही है उतना लिख देती हूँ। कैट्स तो हो गई, द कैट जम्प्स हो गई, और क्या लिख दूँ? डॉग लिख दूँ, डॉग is hiding under the table। मैंने अलग अलग प्रीपोजिशन लिखने की कोशिश करी है। अब आप इसमें देखिए, पहले आई लिव इन हाउस, इसने किसको फॉलो किया है? हाउस को, और ये वर्ब के बाद में ही आया है। और इसने क्या किया है? सेंटेंस को किससे जोड़ दिया है? नाउन से बाकी को जोड़ दिया है। ऐसे एप्पल्स आर ऑन द टेबल, इसने एक नाउन को बाकी सेंटेंस से जोड़ दिया, लिंक करने का काम किया है ना। द कैट जम्प्स ऑफ द टेबल, मतलब जम्प्स ऑफ मतलब उसने उसको टेबल को छोड़ के उसने जंप कर दिया है, छोड़ दी एक तरीके से टेबल ऑफ। और डॉग छुप रहा है कहाँ? अंडर द टेबल, नीचे टेबल से। तो यहाँ पे ये हमेशा देखिए कहीं भी आ रहा है तो कहाँ आ रहा है? वर्ब के बाद में आ रहा है, यानी ये वर्ब को फॉलो नहीं कर रहा है, नाउन को फॉलो कर रहा है। और ये नाउन या प्रोनाउन को बाकी सेंटेंस से जोड़ने का काम कर रहा है। ये वाली बात हम अच्छे से हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे का कि काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, कि कितने तरीके। अब एक इसमें दो तरीके के आएंगे, एक तो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आएंगे, और ये कितने मतलब कितने कितने तरीके से प्रीपोजिशन यूज में। ये तो ना गीले पे मुझे मैं कर रही हूँ ना, और भी ज़्यादा हो रहा है। मुझे अपना डस्टर छोड़ के अब ये करना पड़ा कि कम से कम मिट तो रहा है, नहीं तो मिट ही नहीं रहा था। मैं भी आपसे बात करती हूँ, इतनी देर में एक बार ये सूख जाएगा।
ये जो है ना, जो प्रोनाउन है, ये सब क्या बताते हैं? ये प्लेस भी बताएगा, टाइम भी बताएगा, पोजीशन भी बताएगा, डायरेक्शन भी बताएगा, आपकी लोकेशन भी बताएगा। ये सब इन चीज़ों को बताने के काम में आता है। देखो, तो अब सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाली थी कि काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, वो 5 तरीके के ये है। हाँ, सूख सा गया है अब तो। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं, मैं फटाफट से लिख देती हूँ, फिर मुझे दोबारा सबसे पहले आती है सिंपल, प्री, हाँ समझ गया। दूसरी आती है डबल, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। तीसरा है कंपाउंड, कंपाउंड प्रीपोजिशन जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स भी। चौथी हो गई पार्टिसिपल, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। और पांचवी है फ्रेज, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए कि भाई कौन कौन सी तरीके की हैं, PH, अरे कुछ फ्रेज PHRASC, ये क्या है, इतने तरीके की प्रीपोजिशन है, सिंपल, डबल, कंपाउंड, पार्टिसिपल एंड फ्रेज। अब हम इसके एक एक के बारे में देखो। आपके यहाँ जो एग्जाम में आती है वो ज़्यादातर सिंपल ही आती है, हम उसी के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे भी, लेकिन आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना कि आखिर इनमें अंतर क्या क्या है, किस में क्या क्या आती हैं। तो इसलिए मैंने एक बार आज की क्लास में मैं थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में बताऊंगी, फिर बाकी की जो क्लासेस होंगी वो केवल सिंपल प्रीपोजिशन के बारे में होंगी। तो जो सबसे पहले है सिंपल प्रीपोजिशन में कुछ लिख देती हूँ, मैंने भी नाम भी लिख कर एग्जाम्पल में भी दिया, जैसे इन, ऑन, एट, ओवर, अंडर, ऑफ, एटसेट्रा। ये सब किस में आती हैं, सिंपल प्रीपोजिशन में आती हैं। तो ये ज़्यादातर क्या यूज़ किसके आते हैं, या तो ये टाइम बताते हैं, प्लेस बताता है, कोई लोकेशन बताता है, इन सब चीज़ों के काम में ये आता है। अब कुछ एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। ऐसे एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिए थे, पर अब क्योंकि मैंने ये लिखा है तो थोड़े बहुत एग्जाम्पल तो बनते ही हैं यहाँ पर। कि देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज। अब की बार मैंने इनके लिए अलग एग्जाम्पल लेने की कोशिश करी है कि थोड़ा सा जो मिल्क है वो किसके अंदर रखा हुआ है, फ्रिज के अंदर रखा हुआ है। चलो अभी ये मैंने पहले भी लिखा था, सी सेट ऑन द चेयर, सिट्स, सॉरी मैं सेट क्यों लिखती हूँ, मैं अभी क्या लिखती है, बस आराम आसान वाली लिखती हूँ, सिट्स ऑन द चेयर। वो कहाँ बैठी हुई है, चेयर पे बैठी हुई है। ही नॉक एट द डोर, और नॉक एट द डोर होता है, ऑन द डोर नहीं होता है। ये वाली बात इतनी सी आप समझ लो। और भी मैं लिख सकती हूँ, जैसे अगर हम कि आई लिव इन भवनपुरा, मैं आपको ये चीज़ आपको वैसे आगे समझानी है, सॉरी इसमें एक चीज़, आई लिव थोड़ा सा बता ही देती हूँ, आई लिव एट भवनपुरा। भवनपुरा क्या है, एक मोहल्ला है, एक गली है, तो उससे पहले क्या आएगा, एट आएगा। और भवनपुरा है कहाँ, करौली में है, तो इससे पहले क्या आएगा, इन आएगा। यानी किसी भी शहर के लिए, टाउन के लिए आता है इन, और किसी भी गली मोहल्ले के लिए आ जाता है, एक की और जगह है, माई बाईसाइकिल। माई बाईसाइकिल इज in front of the
गेट। मेरी बाईसाइकिल कहाँ खड़ी हुई है? गेट के सामने खड़ी हुई है। तो ये क्या है? सिंपल प्रीपोजिशन है। इन, और कहाँ गया? ऑन, एट, एट, इन, और कहाँ गया ये? इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ, वैसे मैंने ये गलत कर दिया, इन फ्रंट ऑफ इसमें नहीं आएगा। यस, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ तो आगे आपको सिखाना है मुझे, तो इसको मैं हटा देती हूँ। तो ये सब जो है ना, वही जो वाला एग्जांपल था वो भी मैं लिख देती हूँ कि कैट्स, द कैट जंप ऑफ द टेबल, ही ड्रोव ओवर द ब्रिज। ये चलेगा? ये तो चलेगा। ही, वो कूदा, कहाँ से? ब्रिज के ऊपर से, ओवर द ब्रिज। ये सब क्या है? सिंपल प्रीपोजिशन है। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। और सिंपल प्रीपोजिशन से तो घबराना नहीं है, क्योंकि ये तो भी आगे आपको एक एक चीज बताई जाएगी। अब और समझ लो आप। इसके बाद हम पढ़ेंगे डबल। अब डबल के नाम से ही कुछ नहीं लग रहा है कोई चीज डबल आने वाली है। यस, जब दो सिंपल प्रीपोजिशन जोड़ दी जाएंगी तो क्या बन जाएगा? डबल प्रीपोजिशन बन जाएगी। ये कौन सी थी? दूसरे नंबर की, डबल। डबल प्रीपोजिशन कौन सी? दो सिंगल प्रीपोजिशन को जोड़कर ये बनती है। जैसे इन प्लस टू क्या बन गया? इन टू बना ना? ठीक है। और क्या? हाँ चलो, यू अप ऑन क्या बन गया? अपॉन। और कर देती हूं मैं विद प्लस आउट, विदाउट। और भी हैं, ऑन प्लस टू मिला दो, ऑन टू, ऐसे ऐसे करके और हैं, लेकिन मैं भी एग्जाम्पल कुछ के ही आपको दिखा देती हूँ बस, क्योंकि इसको तो हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा समझना है कि दो से सिंगल वर्ड्स नहीं, सिंगल नहीं, सिंपल प्रीपोजिशन मिलके, दो सिंपल प्रीपोजिशन को जोड़ के डबल प्रीपोजिशन बन जाती है। जैसे पहले का द कैटरपिलर, पिलर, कैटर, CATTERPILR, कैटरपिलर, यही होगी स्पेलिंग, कुछ गड़बड़ नहीं कर रही हूँ। द कैटरपिलर टर्न्स इनटू द बटरफ्लाई। कैटरपिलर किस में चेंज हो जाता है? बटरफ्लाई में। और एक कहानी आती है ना आपकी, जब भी आप कोई हिस्ट्री की बात पढ़ रहे होते, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ ब्यूटीफुल किंगडम, कर सकते हो, ब्यूटीफुल प्रिंसेस, ब्यूटीफुल प्रिंस, हैंडसम प्रिंस, पता है लड़कियों के लिए ब्यूटीफुल और लड़कों के लिए हैंडसम, ब्यूटीफुल प्रिंसेस। चलो एक और कर लेते हैं कि आई कांट लिव विदाउट माई फोन, कि मैं नहीं रह सकता हूँ किसके बगैर? अपने फ़ोन के बगैर। बिल्कुल सही बात है ना, आजकल तो फ़ोन के थोड़ी देर भी फ़ोन नहीं रहे तो मुश्किल लगने लगती है। यस, अब इस समय ये क्या हो गया? दो प्रीपोजिशन मिली है, और दो प्रीपोजिशन मिलने के बाद उन्होंने एक अपना नया अर्थ दे दिया है कि जो कैटरपिलर टर्न हो गई, किस में बदल गई है? वो
बटरफ्लाई, यहाँ ना तो इन आ सकता है ना टू आ सकता है, लेकिन इन टू आ सकता है। ऐसे यहाँ पे भी वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। यहाँ अप और ऑन अलग अलग नहीं आएंगे, जब ये अपॉन आएगा तभी ये एक इसने अपना एक नया अर्थ बना लिया है। और ऐसे आई कांट लिव, विद नहीं, आउट नहीं, जब ये मिलेंगे तभी है विदाउट, कि इसके बगैर में फ़ोन के बगैर में रह नहीं सकता हूँ। तो इस तरीके से हमने दूसरा भी पढ़ लिया है, किसके बारे में, डबल प्रीपोजिशन। अब हम तीसरा पढ़ेंगे कंपाउंड, जिसको कि हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, तीसरे पे आ जाते हैं और इसको लिख देते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन के बारे में जैसे कि कहा ही जा रहा था कि ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा क्या है, ये कठिन है। अब कठिन क्यों है, क्योंकि इसमें जो सिंपल प्रीपोजिशन है, सिंपल प्रीपोजिशन में ही कुछ और चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं। लिख दूँ थोड़ा सा कि सिंपल प्रीपोजिशन में कुछ वर्ड्स ऐड कर दिए जाते हैं, कुछ वर्ड्स ऐड करके क्या बन जाती है, कंपाउंड प्रीपोजिशन। जैसे, और वो अपना एक नया अर्थ देती हैं, इन एडिशन टू, ऑन बिहाफ ऑफ, इन द मिडिल ऑफ। ये क्या है, देखो मैं इनको थोड़ा सा एक हाईलाइट कर देती हूँ। इन एडिशन टू का क्या मतलब है, इन एडिशन टू मतलब कोई बात हो रही है, उसमें कुछ और ऐड कर दिया जाए। ऐसे ऑन बिहाफ ऑफ, किसी की जगह पे कोई और चला जाए, किसी और का एंट्री हो जाए। ऐसे इन द मिडिल ऑफ, कोई बात चल रही है उसके बीच में, या कहीं रोड पर है उसके बीच में। जैसे इन एडिशन टू आप ये समझ लो, जैसे कि आपने कुछ गलती करी है, आपने एक गिलास तोड़ दिया कांच का। अब मम्मी आई दौड़ी दौड़ी और मम्मी ने देखा आपने कांच का गिलास तोड़ दिया है। अब वो क्या करें, जब वो आप पे गुस्सा हो रही हैं, उसी बीच में उन्हें कुछ और भी बात याद आ जाए कि तुमने ना उस दिन तुम देर से भी उठे थे, तुमने ना उस दिन भी अपने बर्तन सही से नहीं रखे थे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो क्या हो गया, उसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड हो गई, वो हो गया इन एडिशन टू। और ऐसे ऑन बिहाफ ऑफ के, मान लो पार्टी में जाना है, आपको कुछ अवार्ड लेने जाना है, लेकिन आप खुद नहीं जा पाए, या आपने किसी और को भेज दिया, या आप खुद किसी और की जगह पर चले गए, तो वो दोनों पे ही ऑन बिहाफ ऑफ। और इन द मिडिल ऑफ में भी यही है कि आप चाहे रोड के मिडिल में हो, चाहे नदी के मिडिल में हो, चाहे आप बहस के मिडिल में हो, है ना, दोनों ही चीज़ चलेगी, इसमें डिस्कशन भी चलेगा, है ना। बात यह है कि बीच में, ऐसा नहीं है कि रोड, रिवर, समुद्र, नदी, सब इसके बीच की ही बात हो रही है, ये सबके बीच की ही बात हो रही है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी हैज़ डांस क्लास in addition to her regular क्लास। कहने का मतलब ये है कि उसने एक डांस क्लास, शी हैज़ डांस क्लास, मतलब वो अपने स्कूल तो जा ही रही थी, अपने स्कूल की रेगुलर क्लास, मतलब जो आप स्कूल जाते हैं रेगुलर क्लासेस होती हैं, उसके अलावा उसने एक डांस क्लास और भी ज्वाइन कर ली है। तो इन एडिशन, उसके साथ साथ अपनी रेगुलर क्लास को उसने छोड़ा नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ उसने एक डांस क्लास और ज्वाइन कर ली है। ठीक, शी attended
पार्टी on behalf of her मदर, मतलब उसकी मम्मी जाने वाली थी पार्टी पर, उनको किसी वजह से वो काम की वजह से जा नहीं पाई, तो किसने अटेंड कर ली? उसकी बेटी ने कर ली पार्टी अटेंड। तो ऑन बिहाफ ऑफ, मान लो कि मेरी फ्रेंड को कोई अवार्ड मिलने वाला था, कोई प्राइज़ मिलने वाला था, उसकी जगह पे मैं चली गई। इसी तरह से उसकी मम्मी जाने वाली थी, उसकी जगह पर वो चली गई। तो वो किसके बिहाफ पर गई है? अपने मदर के बिहाफ पर गई है। अब जैसे कि इन द मिडिल ऑफ के बारे में क्या बात हो रही थी कि ये कहीं भी हो सकता है, रोड के बीच में भी हो सकता है और डिस्कशन के बीच में भी हो सकता है। इसका जैसे वी वर इन द मिडिल ऑफ स्टॉर्म, कि स्टॉर्म मतलब बहुत तेज आंधी तूफान सा आ रहा था, उसके बीच में हम क्या हो गए हैं? फंस गए हैं। इन द मिडिल ऑफ चलेगा, ये भी आंधी तूफान के बीच में भी चलेगा, रोड के और इसके डिस्कशन के साथ साथ में आंधी तूफान के बीच में भी अगर आप फंस जाओगे तो भी आप क्या करोगे कि हम भाई जा रहे थे, तभी आ गया तूफान और हम तूफान के ही बीच में फंस गए। तो ये है कंपाउंड प्रीपोजिशन। अब कंपाउंड प्रीपोजिशन के बाद में हम पढ़ने वाले हैं, अरे अभी तक नंबर 2 ही चल रहा है, ये तो तीसरा नंबर था ना, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में क्या होता है कि प्रीपोजिशन में आप बस समझ लीजिए ईडी या आईएनजी और लग जाता है, ये है बस इसमें खास बात। ये कौन सा है? चौथे नंबर का पार्टिसिपल। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, बस इतना ही लिख देती हूँ। क्या होगा? ऐड बस ईडी या आईएनजी, जैसे ड्यूरिंग, कंसीडरिंग, प्रोवाइडेड। ठीक है, अब आपके लिए इसको भी मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ आपको, फिर जिससे इसके बारे में मैं। ड्यूरिंग क्या होता है? ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, है ना, कोई काम चल रहा है उसके दौरान। कंसीडरिंग क्या होता है? कंसीडरिंग मतलब कि कोई बात है या हम किसी को कंसीडर कर रहे हैं, हम यानी उस बात पे ध्यान दे रहे हैं, ध्यान दे के हम कुछ विचार कर लेंगे। और प्रोवाइडेड मतलब हम किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका इंतजाम कर रहे हैं। ये है इसके आपको कुछ बताए हैं कि ये है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन का। देखो कैसे सेंटेंस में हम समझेंगे वो और समझ लेते हैं। जैसे कि डू नॉट से रहना, चलो नो टॉकिंग कर देती हूँ। नो नो टॉकिंग ड्यूरिंग द क्लास। भाई जब क्लास चल रही है तो मैम मना कर देती है ना कि क्लास के दौरान कोई भी बात नहीं करेगा, ऐसे। अब कंसीडरिंग, कंसीडरिंग कोई ध्यान से कोई बात करी जाए कि मान लो कोई केस आया है ना, जैसे वकील का है कि केस आया है और वो उस केस के बारे में बात कर रहा है, तो उस पर ध्यान दे रहा है अच्छी तरीके से। तो he was considering a appeal, और प्रोवाइडेड का भी है, जैसे कि प्रोवाइडेड का मतलब ये कि मैं तुमको कोई भी चीज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप मान लो मैं एक प्रोवाइडेड कर सकता हूँ, लेकिन आपको क्या है कि ध्यान रखना होगा उस चीज़ का। इस तरीके से है कि प्रोवाइड के तो बस प्रोवाइड कर दिया है, बस आप ये समझ लो यू कैन बोरो
माई बुक, कि तुम्हें मैं अपनी को क्या, बुक को क्या कर सकता हूं, उधार दे सकता हूं। प्रोवाइडेड दैट यू प्रॉमिस टू यूज केयर फुली। मतलब ये है कि मैं आपको बुक तो उधार दे सकता हूं, लेकिन आपको मुझे क्या देना है, प्रॉमिस प्रोवाइड करना है कि आप उसका ध्यान रखोगे। ये है, ये मैंने कुछ कठिन से सेंटेंस डाले हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा ये इस तरीके से समझ में आ जाए कि ये क्या है। हालांकि आपके ये जस्ट अभी आप समझ लो कि पार्टिसिपल प्रीपोजिशन में इस तरीके के वर्ड्स आते हैं और ऐसे ऐसे बनता है, पर आपको भी ज़्यादा इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं कि कितने बड़े आ गई। तो मैं आपको बस समझा रही हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि काइंड्स हैं ये, लेकिन आपको मेन आपको क्या पढ़ना है, सिंपल ही पढ़ना है। लास्ट में फ्रेज, प्रीपोजिशन, इसके लिए क्या है, बस इसमें हाँ मैं लिख दूं जैसे प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब प्रीपोजिशन के साथ जोड़ दिया जाता है तो बस वो क्या बन जाता है, हाँ फ्रेज प्रीपोजिशन बन जाती है। जैसे कि इन टाइम, ऑन टाइम, एट टाइम, बिफोर क्लास, ऑन द फ्लोर। इस तरीके के, मतलब आप समझ रहे हो ना कि इसमें क्या है, प्रीपोजिशन है और उसके साथ साथ में क्या जोड़ दिया गया है, ऑब्जेक्ट जोड़ दिया गया है। इस तरीके से आप और भी कर सकते हो, ऑन द लेफ्ट साइड वगैरह वगैरह, इस तरीके के आप सेंटेंस और भी ज़्यादा आप कर सकते हो। जैसे कि आप क्या कर लेते हैं इसमें, हम एक चलो बिफोर क्लास का लिख देती हूँ कि आई डू नॉट कम बिफोर क्लास। ये इकट्ठा ही है, ये बिफोर क्लास। ये कौन सी वाली प्रीपोजिशन कहलाएगी, ये कहलाएगी फ्रेज प्रीपोजिशन। आई एम एट होम, ये भी है तो ये एट क्या प्रीपोजिशन ही है, लेकिन इसके साथ अगर ये होम वर्ड हमने जोड़ दिया है तो ये कौन सी हो गई, फ्रेज प्रीपोजिशन हो गई है। इस तरीके के, मतलब कोई भी एग्जांपल से आप समझ लो कि अगर प्रीपोजिशन के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट लगा दिया गया है तो वो क्या कहलाएगा, फ्रेज प्रीपोजिशन कहलाएगी। ये आपने जाना है काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, जिसमें कि मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि हमें केवल एक ही चीज पे ध्यान देना है, वो क्या है, सिंपल प्रीपोजिशन। अब जो सिंपल प्रीपोजिशन है ना, उसके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे कि वो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग कितने टाइप के होते हैं, हम मतलब क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि किसके एक्सप्रेस करेंगे, क्या टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, जैसे अब सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, जो हमारी अगली क्लास होगी, वो हम पढ़ेंगे प्री, बस प्री लिखे, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। दूसरा है प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। लेकिन ये क्या है, ये दोनों ही सेम है, इनको हम इकट्ठे ही पढ़ेंगे। और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी, ये इसमें भी प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन।
देखा जाए तो मेन जो आते हैं ना क्वेश्चंस, वो इन 4 से ही आते हैं, पर फिर भी और भी मैं लिख देती हूँ। ये तो मैंने इंपॉर्टेंट तो लिखा दिए, लेकिन क्योंकि मैं इस समय टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन बता रही हूँ तो वो मैं बता देती हूँ कि और कौन कौन से होते हैं, पर हम उन्हें पढ़ेंगे नहीं भी। प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपके ये बड़ी क्लास में ये हैं, और है प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट, सातवां है प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, और आठवां है प्रीपोजिशन ऑफ, क्या छूट गया है इसमें, एक प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, यस, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। टोटल जो टाइप्स होते हैं वो कितने हो गए, ये हो गए हैं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन कितनी हो गई है एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग 8 तरीके की, जिसमें से जो हम मेन पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन सी है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, पोजीशन, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। यही ही आपके नवोदय या और भी जो ये 8th लेवल तक का है उसमें यही वही वाली प्रीपोजिशन आती है। ये पढ़ने के लिए थोड़ा और बड़ी क्लास में हम पढ़ेंगे, पर आपको ये बात पता होनी चाहिए ना, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन मतलब कितने तरीके की है प्रीपोजिशन, तो आप क्या लिखोगे आंसर 8, 4 नहीं, ठीक है। आपको ये और वो भी किसके तरीके से, एक्सप्रेस करने के लिए इतने तरीके की पोजीशन बटी हुई है। तो मुझे लगता है आपको ये इतना समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको काइंड्स भी पता चल गए और एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग टाइप्स भी पता चल गए हैं, और वो कौन कौन से हैं अब इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन सबको अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखिए। ऐसे सुनने से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।